ज़ीरो क्रॉसिंग पल्स है, उसकी पीक है, उसको मॉनिटर करेगी। और ये पल्स हमारी CPOP, ये हमारे IGBT के जो वोल्टेज है, स्ट्रेस वोल्टेज है, पीक वोल्टेज है, उनको डिटेक्ट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडक्शन कुकर पे। इंडक्शन कुकर के सर्किट का काम करने का तरीक़ाकार, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और ये कैसे फंक्शन करती हैं, इसको आज की इस सेशन में हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ मिस्टर आनंद, इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और इन्होंने मुझे, जो मैंने पहले इंडक्शन कुकर पे मैंने वीडियो बनाई थी, उस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और जो लफ्ज़ इन्होंने मेरे लिए बोले, यकीन मानिए कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ऐसे अल्फाज सुनकर गॉड को ढूंढना पड़ता है सच में, और मैंने ढूंढ लिया। ये इतना बड़ा लफ्ज़ है। और मैंने उनको बोला, नो ऐसा नहीं कहते, अगर हमारे पास कोई जानकारी हो तो हमें शेयर करनी चाहिए। ये मैं एक अपना समझ लें कि मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, जो मुझे आता है, जो मुझे मालूम है, वो मैं शेयर करता हूँ। तो फिर उन्होंने रिप्लाई में कहा, बट आप मेरे लिए गॉड हो, सर नॉलेज देने वाला भगवान ही होता है। रियली मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि जिससे मैं आपके इन अल्फाज का, जिस तरह से आप लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हो, मैं इस काबिल नहीं हूँ भाई। आप लोग खुदारा कोशिश किया करें कि इतने भारी लफ्ज़ जो मेरे हैसियत से ज़्यादा हैं, उनके लिए आप उनका चुनाव ना किया करें। ये उन्होंने मुझे इंडक्शन कुकर की तस्वीरें भी भेजी हैं और उसकी उन्होंने डायग्राम भी मुझे भेजी है। तो आज इसी पे हम बात करेंगे। और ये दूसरी चीज़ कि मैं इंतहाई माजरत ख़्वाह हूँ, ये इन्होंने मुझे 24 जुलाई को ये भेजी थी और आज जाके मैं इनके लिए टाइम निकाल पाया हूँ। और लेट होने पे मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैं अरेंज नहीं कर सका, टाइम नहीं निकाल सका, वो मेरी मजबूरी है। मैं कोशिश तो करता हूँ कि सभी को, मैं जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं टाइम टू टाइम रिप्लाई कर सकूं। मेरे दोस्त नाराज़ भी होते हैं मुझसे कि जी आप रिप्लाई नहीं करते, लेकिन क्या करूं, मेरे पास अभी आप कम से कम एक दिन में 1000 से ज़्यादा तो मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे। अभी जो मेरी ये रेशो है, ये साथ में उन्होंने तस्वीर भेजी है और डायग्राम भेजी है, और इसको मैंने डाउनलोड किया है। तो चले इसको देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी कुछ तस्वीरें देख लेते हैं, फिर ताकि हमें डायग्राम समझने में आसानी हो जाएगी। इंडक्शन कुकर में बेसिकली ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। इसके अंदर पावर बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड, इंडक्शन कॉयल, कूलिंग फैन, और यहाँ पर इसका ये रिबन केबल आ जाती है जो कि कनेक्शन करवाती है। अगर पावर बोर्ड को देखेंगे तो पावर बोर्ड के अंदर यहाँ पर ये जो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में नज़र आ रही है, यहाँ पर कनेक्शन हो रहे हैं इसके इनपुट के। यहाँ पर AC इन होती है, AC इन होने के बाद सीधी चली जाती है इस रेक्टिफायर पे, पावर रेक्टिफायर पे, ब्रिज रेक्टिफायर पे। ये रेक्टिफाई करके तो इस कैपेसिटर में स्टोर करवा देता है। ये आप जिस तरह पोलर कैपेसिटर होता है, ये पोलर कैपेसिटर है, लेकिन ये हाई क्वालिटी का होता है। इसके साथ यहाँ पर एक IGBT लगा हुआ है इस जगह पर, और ये एक लोड कॉयल होती है। और इस जगह से ये जो 2 टर्मिनल जा रहे हैं, तो यहाँ पर इंडक्शन कॉयल जो हमने जिक्र किया था, वो कॉयल, ये कनेक्शन उसके लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर इसकी एक लो वोल्टेज पावर सप्लाई बक कन्वर्टर होता है, जो कि इसके प्रोसेसर को, माइक्रो कंट्रोलर को वोल्टेज देता है। ये इन्हीं वोल्टेज से डायोड लगाकर, रेक्टिफायर लगाकर ये वोल्टेज इस कैपेसिटर को चार्ज करवाते हैं। यहाँ पर वाइपर या कोई भी IC लगी होगी, वो क्या करेगी, इस जो इंडक्टर है, यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर नहीं, यहाँ पर इंडक्टर है, इसमें से बक कन्वर्टर जो बनता है स्टेप डाउन, क्योंकि यहाँ पर आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं होती, आइसोलेटेड वोल्टेज नहीं होते, डायरेक्टली वोल्टेज होते हैं। उनको 18 वोल्ट और 5 वोल्ट में रेक्टिफाई करवा के तो रेगुलेट करवा लिया जाता है। ये देखिए, इसकी रियर साइड देख लीजिए, यहाँ पर इसका ये माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है इस पॉइंट पर, और ये इसका पल्स फार्मिंग नेटवर्क है। यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 3 ट्रांजिस्टर हैं, 1 2 3।
ये मिलकर IGBT के गेट को ड्राइव पल्स प्रोवाइड करेंगे जो कि यहाँ से बन के जाएगी। ये माइक्रो कंट्रोलर यहाँ से सिग्नल जनरेट करेगा। सिग्नल जनरेट करके इन 3 ट्रांजिस्टर से, एक ड्राइवर है और एक आखिर पे IGBT ड्राइवर नेटवर्क है, यहाँ से ये वोल्टेज जाएंगे गेट के लिए। ये कंट्रोल पैनल का कार्ड है। यहाँ पर LEDs हैं जो कि मुख्तलिफ इसकी कुकिंग प्रोफाइल को शो करती हैं। प्रीसेट एक लफ्ज़ यूज़ होता है इसमें कुकर के अंदर, तो ये प्रीसेट फिगर्स जो हम देते हैं, इसको बॉयल करना है, हमने स्टीम करना है, हमने डीप फ्राई करना है, मुख्तलिफ फंक्शन आप इसको सेट कर देते हैं। तो ये क्या करता है, जो इसके कंट्रोलर के अंदर पहले से एक डाटा दिया होता है कि अगर फ़लाँ प्रोफाइल सेलेक्ट होगी तो आपने इतना टेम्परेचर सेट कर देना है और उतने पे कुकिंग करवानी है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसकी इनपुट्स हैं, इनको भी हम देखेंगे। यहाँ पर इसका डिस्प्ले है रीड आउट जो कि मुख्तलिफ़ टेम्परेचर और मुख्तलिफ़ इंडिकेशंस आपको शो करवाएगा। यहाँ पर इसके अंदर एक LED ड्राइवर और एक ये इसके अंदर कंट्रोलर लगा हुआ है जो कि कम्युनिकेट करवाएगा मेन प्रोसेसर से, जो कि मेन कंट्रोलर है हमारा मेन बोर्ड का। यहाँ से जितना आप डाटा देंगे ये क्या करेगा, उतना ही डाटा शो करवाएगा हमारे बोर्ड के ऊपर। और यहीं से जितनी हम इनपुट देंगे, जो टच सेंसर है हमारा, वहाँ से टच इनपुट जितनी भी हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसलेट होकर इस बोर्ड को जाएंगी। ये है इंडक्शन कॉइल। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये एक पीस ऑफ वायर है जिसको उन्होंने लपेट दिया और यहाँ पर इसके दरमियान में टेम्परेचर सेंसर आ गया, कुकटॉप टेम्परेचर सेंसर। अभी ये इसका लो वोल्टेज पावर सप्लाई का एरिया है। यहाँ पर देख लें तो ये वाइपर IC लगी हुई है और ये इसका मेन बल्क कैपेसिटर है 400 वोल्ट के लिए जो कि लो वोल्टेज पावर सप्लाई का है। और यहाँ पर इसका बक कन्वर्टर लगा हुआ है। ये बजर है इस जगह पर। हम जो मेन वोल्टेज दिए होते हैं 310 वोल्ट 320 वोल्ट, मेन कैपेसिटर जो होता है, यहाँ पर देखें एक साइड से मेन कैपेसिटर को पॉजिटिव वोल्टेज दे दिए हमने और कैपेसिटर का एक एंड ग्राउंड कर दिया। अगर ये एंड ग्राउंड है तो ये ग्राउंड जो है इस IGBT के ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। अभी देखें पॉजिटिव के दरमियान RS सीरीज रजिस्टर, LR जो कुकिंग हमारी कॉइल है, कुकटॉप की कॉइल है, इंडक्शन कॉइल है, रेजोनेंट कॉइल है, और CR रेजोनेंट कैपेसिटर। दो चीज़ें कॉइल और कैपेसिटर। ये देखें तो कॉइल अभी सीरीज़ में आ रही है। सीरीज़ में आ रही है कहाँ पर, इस IGBT के स्विच में। अभी अगर IGBT ऑन होगा तो यहाँ से ग्राउंड चलेगा और इस कैपेसिटर पे पॉजिटिव पे आ जाएगा। और यहाँ पर ब्रिज कनेक्टेड है जो कि डायरेक्ट सप्लाई यहाँ पर इसको पर्ज कर रहा होता है, बार बार सप्लाई इस पे पहुँच रही होती है। अभी हमने इस सर्किट को देखना है। IGBT को सिग्नल आएगा पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर का कंट्रोलर से, तो ये क्या करेगा, यहाँ से स्विच करेगा और ग्राउंड को पास होने देगा। एक पल्स गुजरेगी, गुजरने के बाद इसमें से करंट फ्लो हो जाएगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो इसकी वजह से जो इसके ऊपर कुकटॉप पड़ा है, मेटल का, लोहे का, स्टील का बर्तन पड़ा है जो, वो इसकी सेकेंडरी बनेगी, ये प्राइमरी बन जाएगी। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बना जो वो कट करेगा हमारे कुकटॉप को, उसमें वोल्टेज इंड्यूस होंगे। और जब कोर में बहुत ज़्यादा हम सैचुरेट करवा दें कोर को, तो वहाँ पर एडी करंट चलती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी करंट चलती है। तो वो करंट की वजह से, वहाँ पर करंट फ्लो होने की वजह से कुकटॉप में हीट जनरेट होती है। जब ये पल्स कट करेगा, अभी देखें फंक्शन कैसे करेगा। ये एक पल्स आएगी गेट पर, IGBT के गेट पर, ये ब्लू कलर में पल्स आई और साथ में देखें तो ग्रीन कलर में जैसे ही पल्स आएगी तो यहाँ से कॉइल में से करंट चलना शुरू हो जाएगी। ये ग्रीन कलर की करंट है और ये करंट बढ़ना शुरू हो रही है। ये देखिए एक लेवल पे जाके, ये जब पल्स ख़त्म होगी तो उस वक्त इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो हो चुकी होगी। ये 20 किलोहर्ट्ज़ से अबव इसकी पल्स होती है। तो जो इसमें करंट जब फुल चल चुकी होगी तो उस वक्त ये कट करेगा।
जब आईजीबीटी कट करेगा तो कट करने से ये कॉइल जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज इंड्यूस होते हैं। वो इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। अभी पहले ये एंड पॉजिटिव था और पॉजिटिव यहाँ पे अप्लाई था, लेकिन जो ही ये कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स हुआ तो ये वोल्टेज रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएंगे। और ये देखें, यहाँ से कोलैप्स होने के बाद जब मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होना शुरू हुआ तो वोल्टेज की पोलैरिटी भी उल्टी होना शुरू होगी, रिवर्स होना शुरू होगी। तो रिवर्स पोलैरिटी चलते चलते ये देखें तो इस कैपेसिटर को जब मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स हो रहा है उसमें नेगेटिव वोल्टेज बन रहे हैं, यानी वो वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज के सीरीज़ में हो जाते हैं। अगर ये पॉजिटिव था तो ये एंड नेगेटिव हो जाएगा, ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा। तो अप्लाइड वोल्टेज के सीरीज़ में तो वहाँ पे वोल्टेज स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से कैपेसिटर का चार्ज डिस्चार्ज, अभी जब ये कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा उस वक्त मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा। जो ही ये चार्ज हो चुका होगा, कॉइल ज़ीरो है, तो ये वोल्टेज फिर से इसका देखें तो ये इस तरह से फिर इसका एक सर्किट मुकम्मल हो रहा है। जैसे इस कैपेसिटर को हमने डिस्चार्ज करवाया था नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो अभी ये कैपेसिटर एक इसने इंटरनल लूप बना लिया। तो ये कैपेसिटर इसके थ्रू दोबारा से डिस्चार्ज होगा। जब डिस्चार्ज होगा इसमें फिर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो फिर कोलैप्स होगा। उस वक्त तक कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका होता है। वो कोलैप्स होगा, कोलैप्स होने के बाद फिर ये कैपेसिटर चार्ज होगा। इनका आपस में ये खेल जारी रहेगा, कभी ये चार्ज कभी ये डिस्चार्ज। ये किस तरह काम करता है, जिस तरह एक झूला काम करता है, ये झूले की तरह स्विंग करना शुरू कर देगा। इसको कहते हैं रेजोनेंट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर की, इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस LR/CR होती है। जितनी उसकी वैल्यू होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस की और जितनी वैल्यू होगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, उतना ही इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बनेगी। अभी वो डिपेंड करेगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस चेंज होती रहेगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेम रहेगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस कुक टॉप के साइज़ के हवाले से बड़ी छोटी होती रहेगी, इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहेगी। क्यों? जब हम इंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कोर का अमल दखल बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना कुक टॉप बड़ा होता जाएगा, कोर बड़ी होती जाएगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस उतनी बढ़ती जाएगी। जो जो उससे कुक टॉप का साइज़ कम होता जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होती जाएगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा। इस तरह से हमारा ये सर्किट काम करेगा। ये हमारा LED ड्राइवर सर्किट है जो कंट्रोल बोर्ड से प्रोसेसर से डाटा जाता है। जो फंक्शन उस वक्त ऑपरेट होना होता है वो ये IC हमारी क्या करती है, उस LED को मुतलका एक LED को ऑन करवा देगी। ये देखें तो हर LED कनेक्ट है और इसका कैथोड साइड ग्राउंड साइड कॉमन किया हुआ है, और वो जिस पोर्शन को उसने ऑन करवाना होता है उस पोर्शन को ग्राउंड अप्लाई करेगा, और जिस LED को ऑन करना है उस स्पेसिफिक एक LED पे वोल्टेज आएंगे और वो LED ऑन हो जाएगी। अगर उसने 7 सेगमेंट रीड आउट पे कोई चीज़ डिस्प्ले करानी है तो यहाँ से डाटा शेयर करेगा और 7 सेगमेंट ऑन हो जाएगा। ये है टच सेंसर की इनपुट्स। तो यहाँ पे टच पैड हैं जो कि मुख्तलिफ बटन्स हैं। अगर बटन लगे हुए हैं, टच बटन पुश बटन लगे हुए हैं, तो यहाँ पे 470 ओम की रजिस्टर लगने के बाद और एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि फॉल्स स्विचिंग से बचाने के लिए, ताकि हम जो सिग्नल अप्लाई करें सिर्फ वही सिग्नल यहाँ से आगे पास हो, तो ये हमारे इस माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल चला जाए। ये है हमारा IGBT ड्राइवर। अभी ये हमारी कॉइल है, इस जगह पे ये कॉइल लगी हुई है। यहाँ पे देखें तो ये वोल्टेज 310 वोल्ट इस कैपेसिटर पे आ जाती है। हमारा ये मेन कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर से वोल्टेज बनकर ये हमारी कॉइल और ये कैपेसिटर, ये है रेजोनेंट सर्किट, रेजोनेटर है। यहाँ से 18 वोल्ट 18 वोल्ट आकर इस IGBT की ड्राइव के लिए आ जाते हैं। IGBT ड्राइवर नेटवर्क जो है ये देखें तो 18 वोल्ट इसके कलेक्टर पे आए और एक साइड इसका कलेक्टर ग्राउंड के साथ। और जब ये सिग्नल प्रोसेसर से आएगा ये सर्किट एक्टिव होगा
और सिर्फ एक पल्स जनरेट करेगा तो इस IGBT को ऑन करवा देगा। जब ये IGBT ऑन होगा तो ये जो ग्राउंड साइड है, ये देखिए ये कैपेसिटर है, तो ये ग्राउंड इसमें से फ्लो करेगा और इस कॉइल में से पाथ मुकम्मल करेगा। उस कैपेसिटर पर 310 वोल्ट स्विच करवाएगा और यहाँ पर कॉइल करंट जो है हमारी ये चलेगी इस पॉइंट पर। यहाँ पर IGBT की PWM पल्स आएगी और जब ये पल्स आएगी उसके बाद उस पल्स की पीक को डिटेक्ट करने के लिए और जब वो रेजोनेंट होगी उसके सारे, यानी जब वो पीक मैक्सिमम जब करंट हमने अप्लाई की यहाँ से, उसमें से कितनी मैक्सिमम पीक बनी, उसकी हाइट बनी, वो कैलकुलेट करेगा ये वाला और ये दे देगा सिग्नल हमारे माइक्रो कंट्रोलर को। और जब उसका ज़ीरो क्रॉसिंग होगी तो ज़ीरो क्रॉसिंग भी ये करके, यानी ये दो चीज़ों को डिटेक्ट करेगा, एक मैक्सिमम पीक कितनी बनी और उस पल्स का सेंटर वैल्यू क्या है, वो यहाँ से बनेगी। इसके बाद IGBT वोल्टेज कलेक्टर को इमिटर स्ट्रेस जो है, जब कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होगा तो इस अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज बनेंगे। तो जितना स्ट्रेस आएगा इस पे जितने वोल्टेज बनेंगे, ये वोल्टेज प्लस इस कॉइल के रिवर्स वोल्टेज, वो दोनों के दोनों जमा होकर इस पॉइंट पे आएंगे। उससे हमें इस कॉइल का पता चलेगा कि वहाँ पर IGBT के ऊपर कितना स्ट्रेस आया है, कितने वोल्टेज आए हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो IGBT वोल्टेज डिटेक्टर है ये सेंस करेगा और ये बताएगा माइक्रो कंट्रोलर को कि जी इतने वोल्टेज का स्ट्रेस आया है और इससे हुक ऑफ डिटेक्ट होगा। ये मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी डिटेक्शंस हैं। नॉइज़ डिटेक्टर है, यहाँ पे AC इनपुट है, AC इनपुट पे हाई फ्रिक्वेंसी और हाई वोल्टेज, ये दो चीज़ें डिटेक्ट होकर माइक्रो कंट्रोलर को जाएंगी। यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर की इनपुट्स आ जाती हैं, IGBT वोल्टेज है, IGBT करंट है, प्लेट टेम्परेचर सेंसर है, IGBT टेम्परेचर सेंसर है, IGBT PWM है। इसी तरह ही यहाँ पर प्लेट टेम्परेचर को सेंस कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि एक रजिस्टर है, थर्मिस्टर लगी हुई है, टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर है। जो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती जाएगी और ये प्लेट टेम्परेचर जो है या कुकटॉप टेम्परेचर जो है ये बता दिया जाएगा माइक्रो कंट्रोलर को। और माइक्रो कंट्रोलर ने जब फ़ैन को चलाना है और बज़र को चलाना है तो यहाँ से ये डाटा जाएगा और उस तरह से ये फ़ैन को और बज़र को ऑन करवा देगा। कुकवेयर डिटेक्शन, अगर देखिए कोई कुकवेयर नहीं है तो IGBT एक पल्स चलाएगा। ये ब्लू कलर में हमें पल्स नज़र आ रही है, ये देखिए एक पल्स छोड़ेगा, पल्स चलाई और ग्रीन कलर में जो हमारी कॉइल करंट है वो चलेगी और उस पर किसी किस्म का, ये देखें तो ये ऑसिलेशन हो रही है। अभी ये ग्रीन कलर एक लेवल में इसकी ऑसिलेशन हो रही है। क्यों कि अभी कॉइल के अंदर फ्री करंट चलेगी, इसके ऊपर कोई कोर नहीं है, इसकी सेकेंडरी नहीं है, कॉइल के ऊपर लोड नहीं डला हुआ। जब उसने एक पल्स छोड़ी और यहाँ पर देखें तो ये है हमारे IGBT के वोल्टेज टू कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, तो ये वोल्टेज बार बार बनते रहेंगे। तो हमारा पल्स डिटेक्टर नेटवर्क जो है ये पल्सें बार बार बना के देता रहेगा। तो कंट्रोलर को पता चलेगा कि इसके ऊपर कोई कुकवेयर नहीं है। अभी एक पल्स छोड़ी, जो ही पल्स छोड़ी करंट चली, करंट चलने के बाद जो मैंने कहा था कि बार बार कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होगा तो ये इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये देखें तो ये डैम्पिंग इफेक्ट बनता रहेगा और ये वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता कम होते रहेंगे और ये चेक करता रहेगा कि जी उस पर कुक टॉप नहीं है, कोई उस पर कुकवेयर नहीं है। जो ही कुकवेयर उसके ऊपर आ जाएगा तो जो माइक्रो कंट्रोलर ने एक पल्स छोड़ी, पल्स छोड़ने के बाद देखें तो करंट चलेगी, लेकिन चूँकि अभी उसके ऊपर लोड आ चुका है, उसके ऊपर एक कोई मेटल पार्ट आ चुका है, उसके आने की वजह से जो करंट है वो कम होती जाएगी। ये देखें एक पल्स आई, दूसरी पल्स आएगी, डैम्प हो जाएगी। ये देखें इस तरह से डैम्प, ये डैम्प नहीं हो रही, ये उसकी क्योंकि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है। एक दफ़ा पल्स छोड़ी, पल्स चलना शुरू होगी, वो बहुत टाइम लगेगा उसको डैम्प होने में। अभी इसका लेवल देखें तो ये वोल्टेज जो है ये बार बार बनना शुरू हो रहे हैं और बनते बनते इसका लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। और इसका देखें तो सडन स्टॉप हो गया एक दो साइकिल में। यहाँ पे सेकंड
पहली पल्स जो इसने डिटेक्ट की है, जो नंबर 2 पे पल्स आ रही है, पल्स डिटेक्टर ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट है। तो ये बता रहा है कि जी उस पर कुक टॉप आ गया है विद कुकवेयर। जब कुकवेयर नहीं होगा, IGBT ने एक पल्स छोड़नी है तो आगे आइसोलेशन होती रहनी है, कॉइल और कैपेसिटर मिलकर ये अपने सिग्नल बनाते रहेंगे और माइक्रो कंट्रोलर को पता चलता रहेगा कि अभी इस पर कुक टॉप नहीं है। वो नो कुक टॉप डिटेक्टेड का एरर जनरेट करेगा। अभी जब कुकवेयर डिटेक्ट करेगा तो उसका पता कैसे चलेगा कि कौन सा कुकवेयर है, साइज़ क्या है। जब उसने ये पल्स छोड़ी, यहाँ से IGBT ने पल्स चलाई, तो ये जो करंट के बढ़ने का लेवल है, ये जो करंट बढ़ रही है, इसके बढ़ने की जो रेशो है उसको डिटेक्ट करेगा। जब पल्स ख़त्म हुई, ये करंट कम होना शुरू हो गई। जब करंट कम होना शुरू होगी तो इसने ये पीक डिटेक्ट कर ली कि जी इतनी पीक है ये। इस पीक से लेके जब इसकी मैक्सिमम नेगेटिव पीक कितनी देर में वो कॉइल डिस्चार्ज हुई। अभी कुकवेयर का साइज़ जो है वो कैसे मालूम होगा, इसकी पीक से लेके लोअर पीक तक जितना उसका पल्स विड्थ बनेगी, इससे कुकवेयर का साइज़ डिटरमाइन होगा। तो ये यहाँ पर आकर ये कैलकुलेट होगा इसका टाइम, और उतना ही ये पल्स डिटेक्टर नेटवर्क जो है, जो हमारे VCE है, उनको देखेगा कि जी मैक्सिमम वोल्टेज कितने आए, लो वोल्टेज कितने आए। यहाँ से ये हमारा नेटवर्क इस पल्स विड्थ को सेंस करेगा कि जी ये पल्स विड्थ कितनी बनी, इसका साइज़ क्या है। एक इसने चेक कर लिया कि जी मैक्सिमम करंट, कॉइल करंट जिसको हम कहते हैं, कॉइल करंट कितनी है मैक्सिमम से लेके मिनिमम लेवल। एक चीज़ ये डिटेक्ट कर ली, और एक इसने इको देख ली। VCE है, कलेक्टर के स्ट्रेस वोल्टेज कितने हैं, ये दो चीज़ें डिटरमाइन करेंगी कि कुक टॉप का साइज़ कितना है और कितनी फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। और अगर कुकवेयर उस पर पड़ा है तो ये देखें, ये वोल्टेज जो है स्ट्रेस वोल्टेज, ये देखें तो बराबर है, कॉइल वोल्टेज के बराबर है। लेकिन जैसे ही अगर किसी ने चलते हुए कुकर से कुक टॉप उठा लिया, बर्तन उठा लिया, तो ये देखें तो अचानक से वोल्टेज स्ट्रेस बढ़ेगा, जो कि कॉइल के वोल्टेज से ज़्यादा होगा। कॉइल का करंट लेवल है, उससे स्ट्रेस बढ़ेगा। जो ही बढ़ेगा, IGBT के वोल्टेज, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज बढ़ेंगे, तो उसके बढ़ने से क्या होगा, वो कहेगा कि जी कुकवेयर रिमूव हो गया है। नॉर्मली अगर 5.44 वोल्टेज डिटेक्ट हो रहे थे, और जब कुकवेयर रिमूव होगा तो उस वक्त क्या होगा, 6.04 वोल्टेज आ जाएंगे। क्यों 6.04 वोल्ट हुए तो फ़ौरन से माइक्रो कंट्रोलर को पता चल जाएगा कि जी कुकवेयर रिमूव हो गया है, और वो ओवर ड्राइव से बचाएगा। अगर किसी वजह से जो हमने टेम्परेचर सेट किया है, करंट ज़्यादा फ्लो होना शुरू हो गया, रिक्वायर्ड करंट से ज़्यादा उसने स्विचिंग कर दी, तब भी ये कंडीशन आएगी। दो सूरतों में ये पल्स हमारी ऊपर जाएगी। अभी हम देखते हैं डायग्राम को, तो यहाँ पर देखिए लाइन और न्यूट्रल एंटर हो रहे हैं हमारे पास। लाइन और न्यूट्रल को देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये दो लाइनें एंटर हो रही हैं, एक लाइन है और एक न्यूट्रल है, और थर्ड वन जो है वो ग्राउंड है। इससे आगे देखिए तो फ्यूज़ है। फ्यूज़ के आगे देखेंगे तो दो कैपेसिटर लगे हुए हैं प्रोटेक्शन के लिए, और एक रजिस्टर है, ये हाई फ्रीक्वेंसी स्पाइक्स के लिए। इससे आगे लगा हुआ है हमारे पास ये एक वोल्टेज प्रोटेक्शन लगी हुई है, MOV लगा हुआ है, मेटल ऑक्साइड वोल्टेज अरेस्टर लगा हुआ है, 561 KD10। ये लिखा हुआ है ZNR, जीनर लिखा हुआ है, लेकिन जीनर है नहीं है, ये एक्चुअल है वोल्टेज प्रोटेक्शन है। इससे आगे चलेंगे तो सीधे हमारा जो सप्लाई है वो मेन ब्रिज पे चली जाएगी, यानी ये 15 एम्पियर का फ्यूज़ है, और फ्यूज़ से डायरेक्ट अगर देखेंगे तो AC सप्लाई हमारे ब्रिज पे चलेगी और ग्राउंड लाइन ब्रिज पे चलेगी। कैसे देखेंगे, ये देखिए, ये यहाँ से इन हुई, एक इसका टर्मिनल इन वाला ये बनता है, एक ये बनता है, और इसके इस पॉइंट से ये फ्यूज़ लगा हुआ है।
फ्यूज़ से निकलने के बाद ये जो बड़े वाली मोटे वाली लाइन है ये सीधी हमारी जा रही है ब्रिज रेक्टिफायर पर। यहाँ पर ये कंपाउंड लगा हुआ है और ये सेकंड लाइन डायरेक्टली जा रही है और इस जगह पर हमारी ये प्रोटेक्शंस लगी हुई हैं। ये एमओवी लगा हुआ है। जब ये प्रोटेक्शंस होगी एसी वोल्टेज हमारे पहुँच गए तो अभी देखिए वोल्टेज रेक्टिफाई होंगे। रेक्टिफाई होने के बाद सीधे एक हमारा ये फ़िल्टर कॉइल है L3 350 माइक्रो हेनरी की है। इससे आगे चलेंगे तो ये हमारा 8 माइक्रोफैरड 275 वोल्ट एसी का कैपेसिटर है। इस पे हमारे ये वोल्टेज पहुंच गए। ये वोल्टेज एक तो इस एंड पर चले गए और दरमियान में एक C5R है। यहाँ से एसी वोल्टेज गए ब्रिज पर, ब्रिज ने रेक्टिफाई करके एक पॉइंट ये दे दिया डायरेक्ट हमें इस कैपेसिटर पर और दूसरा पॉइंट यहाँ से चल के इस कैपेसिटर पर, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट। दो डायोड लगे हुए हैं D1 और D2 और आगे एक फ्यूज़ है और वहाँ से वोल्टेज बनने के बाद हमारे आ जाते हैं इस पॉइंट। ये वोल्टेज हमारे ये दो डायोड लगे हुए हैं, इनसे गुजरने के बाद इस कैपेसिटर पर और इस कैपेसिटर से गुजरने के बाद आगे हमारी ये आईसी लगी हुई है वाइपर 12A। इसको मैं सेपरेटली डिस्कस करूँगा क्योंकि इसका एक अलहदा से सब्जेक्ट हो जाएगा। इसका काम इतना है, ये बक कन्वर्टर है। ये इन 310 वोल्ट को क्या करेगी, यहाँ पर स्विचिंग करवाएगी और ये हमारी एक कॉइल है, ये आइसोलेशन के बगैर में 18 वोल्ट आउटपुट दे देगी। ये हमारा बक कन्वर्टर है और साथ में 5 वोल्ट आइसोलेटेड जो हैं ये 7805 के ज़रिए यहाँ पर 8-9 वोल्ट के करीब आएंगे। इस कैपेसिटर पर हमारा 7805 ये रेगुलेटर क्या करेगा, यहाँ से 5 वोल्ट देगा। अभी देखिए यहाँ पर इस आईसी ने स्विच करना है। इसकी 5, 6, 7, 8 पिन जो है ये लगी हुई है पॉजिटिव साइड पे। 1 और 2 से ड्राइव देगा। ये ड्राइव यहाँ से चलेगी। इस सेट को मैं सेपरेटली डिस्कस करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि ये सर्किट फिज़िकली कैसे काम कर रहा होता है। यहाँ पर हमारे 18 वोल्ट आ गए। 18 वोल्ट है हमारे IGBT की ड्राइव्स के लिए। ये 18 वोल्ट यहाँ से चलेंगे और सीधे इस पॉइंट पर आ जाएंगे। ये आईसी यहाँ से वोल्टेज गुजारने के बाद इसमें से गुजरेंगे और ये इंडक्टर लोड होने के बाद वोल्टेज हमें यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से ये 5 वोल्ट बने, एक ये चले गए बज़र को और यहाँ से ये 5 वोल्ट चले गए हमारे इस माइक्रो कंट्रोलर को और यही वोल्टेज इस जगह पे आ गए। यहाँ से ये जो वोल्टेज बने थे अनरेगुलेटेड वोल्टेज, इस रजिस्टर से पहले VDD वोल्टेज ये चले गए हमारे इस फ़ैन को। फ़ैन की पिन नंबर 1 पे चले गए। फ़ैन की पिन नंबर 2 जो है वो क्या होगी, ये PA2 जो माइक्रो कंट्रोलर है इसकी इस ड्राइव पे ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है तो ये ड्राइव करके फ़ैन को ऑन करवाएगा। एक नेटवर्क हमारा ये लगा हुआ है, ये रजिस्टर और 820K की रजिस्टर है, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है। यहाँ से वोल्टेज बनेंगे, बनने के बाद इस पिन पे ये वोल्टेज आ जाएंगे। ये सेंस करेगा कि इनपुट वोल्टेज का लेवल क्या है, हाई है, लो है, जो भी वोल्टेज का लेवल होगा ये सेंस करेगा। वो यहाँ पे देखें तो 1K की रजिस्टर लगने के बाद 0805 ये इस रजिस्टर से होने के बाद PA7 पे चले जाएंगे। तो PA7 के ऊपर एक ये हमारा वेरिएबल लगने के बाद ये आ गए वोल्टेज। अभी ये जो रजिस्टर लगी हुई है ये 1.5/20 mm ये वाली RJ जो है जंपर रजिस्टर लगी हुई है। जो नेगेटिव लाइन में ये हमारी जंपर लगी हुई है, ये वाले ये 3 जंपर लगे हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं कि करंट सेंस करवा रहे हैं। ये देखिए तो ये जंपर रजिस्टर है, 1.5 डाई की है और इतना 20 mm इसका लंबाई है। तो ये वाली जंपर यहाँ पे जो इसके वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो ड्रॉप्ड वोल्टेज सीधे PA7 पे आ जाएंगे। तो PA7 क्या है, इस माइक्रो कंट्रोलर की इनपुट है। ये क्या करेगी कि जितनी करंट फ्लो होगी, ये IGBT की करंट सेंसर,
IGBT से कितनी करंट फ्लो हो रही है वो कैलकुलेट यहाँ पर होगी। ये कनेक्टर 1 ये है हमारे फ्रंट पैनल के लिए। फ्रंट पैनल के लिए जो हमारा कनेक्शन है AN0 और PA0, AN0 और यहाँ पर है और PA0 ये है। ये दो चीज़ें, दो लाइंस जो हैं हमारी LED ड्राइवर बोर्ड को और वहाँ से जो कीबोर्ड है वो सारी की सारी चीज़ें इन दो लाइनों पे कनेक्ट हैं सीरियल कम्युनिकेशन के जरिए। यहाँ से कम्युनिकेट करेगा मेन बोर्ड के साथ, जो भी डाटा आना है जाना है वो यहाँ से जाएगा और इस जगह पे इसका 5 वोल्ट सप्लाई ये जाएगी, ये हमारे मेन पैनल को चली जाएगी 5 वोल्ट की सप्लाई। और वहाँ से जो भी डाटा डिस्प्ले करना है वो इन दो वायर से PA0 और AN0 सीरियल कम्युनिकेशन के ज़रिए वहाँ पे डाटा डिस्प्ले होगा और वहाँ से आने वाली इनपुट को यहाँ पर फीड किया जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो PPG पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर आउटपुट है गेट ड्राइव के लिए। PPG आउटपुट जो भी डाटा आएगा, स्विच ऑन का डाटा आएगा, पावर ऑन करने के लिए आएगा, तो पावर ऑन करने के लिए ये अपना बूट अप प्रोसेस करेगा। बूट अप प्रोसेस के लिए इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, उन सारे ऑप्शंस को माइक्रो कंट्रोलर करवाएगा। कैसे? जब पावर ऑन की कमांड आएगी तो पावर ऑन के लिए इनिशियलाइज करवाएगा, उसके लिए 20 मिलीसेकंड का वो टाइम देगा कि टाइम अप हुआ है। उसके बाद फायर कंट्रोल सर्किट के जितने कंपोनेंट हैं वो चेक करेगा, जिसमें फायर डिटेक्टर है, IGBT का करंट सेंसर है, IGBT का टेम्परेचर सेंसर है, कुकटॉप का टेम्परेचर सेंसर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। इसके बाद डिस्प्ले ब्लिंक, ये जब इसने पावर ऑन के लिए अपने आप को सेल्फ टेस्ट लेना है, डिस्प्ले ब्लिंक करेगा। ब्लिंक करने के बाद अगर ये हो गया है तो उसके बाद पास चेक कुकिंग, एक दफ़ा उसको कुकटॉप को सिग्नल देकर उसको स्टॉप करवा के देखेगा कि जी उस पर इसका कंट्रोल है या नहीं है। जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद ये क्या करेगा, इस साइड पे आएगा की हैंडलर। ये की हैंडलर जो है उसको चेक करवाएगा कि इसके जितने की पैड हैं वो सारे के सारे फंक्शनल हैं या नहीं है। बज़र को टेस्ट करेगा। इसके बाद वॉच डॉग को चेक करेगा। वॉच डॉग क्या होता है, इसके अंदर एक स्पेशल फंक्शन होता है कि जो जितनी भी इनपुट्स होती हैं उनको हर वक्त मॉनिटर करने के लिए वॉच डॉग सिस्टम एक इनबिल्ट होता है इनके अंदर कि जी हर वक्त सारी चीज़ों को छोड़ के कीबोर्ड को प्रायोरिटी देनी है, इमरजेंसी पावर ऑफ को ऑन करना है और मुख्तलिफ जो इनपुट्स हैं उनको मॉनिटर करना है और रिफ़्रेश करना है। और जब ये सारी चीज़ें चेक करता रहेगा तो उसके बाद ये पावर ऑन देगा और इसको बार बार ये लूप बैक करता रहेगा। इन सारी चीज़ों को ये बार बार एक ख़ास वक्फे से, उसको वॉच डॉग सिस्टम कहा जाता है कि उसको हर 20 मिलीसेकंड के बाद सारी चीज़ें जो हैं वो नए सिरे से वेरीफाई करता रहेगा। जब पावर ऑन कर लेगा, अपने आप को इनिशलाइज कर लेगा, तो उसके बाद कहा क्या है कि यहाँ से PPG आउटपुट एक सिग्नल आउट होगा, वो सिग्नल यहाँ से चलेगा। इसको ड्राइव दिया, इसने क्या किया, इस सिग्नल को जो 18 वोल्ट थे वहाँ से स्विच करवाया। जब स्विच करवाया तो ये दोनों IGBT के गेट जो हैं वो ऑन हो जाएंगे। कैसे ऑन होंगे? एक IGBT कंडक्शन हालत में चला जाएगा और दूसरा IGBT ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। जब ये ऑन हुआ, अभी देखिए NPN है, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर आएंगे और ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क का बनने के बाद ये हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। 3904 3904 जो है ये ऑन होगा, तो जो पॉजिटिव वोल्टेज ये वाले हैं ये यहाँ से स्विच करेंगे और सीधे इस IGBT को जाके ऑन करवा दें। जब इस IGBT को ऑन करवाया तो ये ग्राउंड वोल्टेज जो है ग्राउंड साइड यहाँ से चलेगी। चलने के बाद ये देखिए तो इस पिन से आउट होगी। ये पिन हमारी पॉजिटिव साइड वाली पहले कॉइल के साथ जुड़ी हुई है। कॉइल के 2 पॉइंट हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। पॉजिटिव वोल्टेज डायरेक्टली पहुँचे हुए हैं, सिर्फ ग्राउंड जो है वो हमारा यहाँ से चलेगा, कॉइल में से करंट गुजरेगी यहाँ से लेके यहाँ तक। इस कैपेसिटर के पैरेलल में कॉइल लगी हुई है ये वाली, तो ये हमारा रेजोनेंट कैपेसिटर है, वो हमारा
रेजोनेंट कॉइल हो जाएगी। ये हमारी कॉइल हो जाती है। ये 0.27 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर आ जाता है। ये कैपेसिटर और ये कॉइल के ये 2 पॉइंट आउट हो रहे हैं यहाँ से। तो जो पल्स बनेगी ये कैलकुलेट करके वहाँ पर दे देगा। अभी इन्हीं 2 पॉइंट्स पर, एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट ये है। ये अगर देखेंगे तो ये पल्स वापस आ रही है इस पॉइंट से और CP ऑन, ये हमारी ज़ीरो क्रॉसिंग पल्स है, उसकी पीक है, उसको मॉनिटर करेगी। और ये पल्स हमारी CPOP, ये हमारे IGBT के जो वोल्टेज हैं, स्ट्रेस वोल्टेज हैं, पीक वोल्टेज हैं, उनको डिटेक्ट करेगी। इस पिन से जो फीडबैक आ रही है, रिटर्न पल्स आ रही है, वो क्या करेगी, हमारे इस माइक्रो कंट्रोलर को बताएगी कि जी रिटर्न पल्स जो आ रही है, जो ज़ीरो डिटेक्शन हो रही है, जो इको है इस पिन पे है, यहाँ से जितनी ड्राइव चलाई क्या उतनी ड्राइव चली, जितनी ड्राइव करंट, कॉइल करंट जितनी होगी उसकी मैक्सिमम पीक, उसकी लोअर पीक, उसका सेंटर लेवल, ये सारे का सारा इसके अंदर जो ADC है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, वो कैलकुलेट करता रहेगा। और ये उसको कैलकुलेट करता रहेगा हमारा माइक्रो कंट्रोलर। और ये वाला जो हमारा, ये समझ लें कि 2 वोल्ट मीटर लगे हुए हैं, ये 2 पिने एज अ वोल्टेज मॉनिटरिंग लगी हुई। ये वापसी फीडबैक के जो वोल्टेज होते हैं, जो कि जब पल्स ख़त्म होने के बाद ये इंश्योर करेगा कि कितने वोल्टेज का स्ट्रेस वापसी इसके कलेक्टर पे आया। अगर कुक ऑफ होगा तो ये स्ट्रेस कम होगा, अगर कुक ऑफ नहीं है तो ये स्ट्रेस बढ़ेगा, ये वोल्टेज लेवल बढ़ेगा, क्योंकि उस वक्त कॉइल में से ज़्यादा करंट गुजरेगी, ज़्यादा वोल्टेज बनेंगे, रिवर्स वोल्टेज बनेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। तो इससे इन 2 पिनों से कुक टाइप का साइज़, उसका मटेरियल, वो सारे का सारा यहाँ पर सेंस होगा। PC2 ये है रिक्वेस्ट टू सेंड, ये होती है कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करवाने के लिए। आगे आ जाती है हमारी ये वाली पिन, ये है IGBT का टेम्परेचर सेंसर। यहाँ पे RT1 लगी हुई है, इसको 5 वोल्ट का पुल अप रजिस्टर देकर ये कनेक्ट करवा दिया AM3 पिन के साथ। तो ये एनालॉग इनपुट, ये IGBT के बेस टेम्परेचर को, जो उसका हीट सिंक टेम्परेचर है, ये उसको सेंस करवाएगी। अभी देखिए ये इतना सा इसका फंक्शन है और ये टोटली डिजिटल कंट्रोल्ड है। इसमें अभी कौन कौन से फॉल्ट आएंगे, अभी चलते हुए बात आती है कि जब डिज़ाइनर इस प्रोग्राम को लिखता है, इस कोड के अंदर जो भी उसने डाटा लिखना है, उसने इस प्रोडक्ट को कितना सेफ बनाया, क्या क्या सेफ्टी रखी। उसमें सबसे पहले तो एक यूज़र इंटरफेस है जो कि डिस्प्ले पैनल है हमारा, वहाँ पर जो इनपुट अगर किसी ने गलत दी तो भी एक एरर कोड शो करेगा। क्यों कि इसने इक्विपमेंट की सेफ्टी देखनी है। ये जो प्रोग्राम सोर्स कोड लिखा हुआ है इसके अंदर, उसने क्या करना है कि एक तो जितनी भी, क्योंकि ये हीटिंग इक्विपमेंट है, यहाँ पे फायर प्रूफ होना चाहिए। इसने इनपुट वोल्टेज को भी चेक करना है क्योंकि हाई करंट चलनी है। इसने इसमें चलने वाली करंट को देखना है, इसके टेम्परेचर को देखना है, कुक टॉप के टेम्परेचर को देखना है कि कहीं वो तो ओवर हीट नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें ये मॉनिटर करेगा। इसके बाद इसके अपने अंदर कोई फॉल्ट खुद से जनरेटेड है, ये 2 तरह के कोड शो करेगा। एक है ऑपरेटर कोड और दूसरा है मेंटेनेंस कोड। ऑपरेटर कोड क्या हो सकता है कि बंदे ने इस पे स्टेनलेस स्टील का बर्तन रखना है, उसने कोई और मटेरियल एल्युमिनियम रख दिया, तो एल्युमिनियम में जब हम करंट चलाएंगे तो क्या होगा, वो डैमेज करेगा। वो डैमेज करेगा हमारे कुकटॉप को, वो हम डैमेज करेगा हमारे बर्तन को। उन चीज़ों को बचाने के लिए इसने डिटेक्ट करना है कुकटॉप की टाइप को और प्रोटेक्ट करना है ताकि ये IGBT ओवर करंट होकर शॉर्ट ना करे, ओवर टेम्परेचर होकर डैमेज ना हो, किसी चीज़ को ना बंदे के, ना इंसान का नुकसान हो, ना इक्विपमेंट का नुकसान हो। उसके लिए डिज़ाइनर ने डिज़ाइन करते वक्त इसमें सहूलतें रख दी।
जैसे हमने कहा ये वोल्टेज सेंस लाइन है, ये अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज और उसमें एरर कितना आ रहा है। अगर यकदम स्पाइक आना शुरू हो जाएंगी, बिलफर्ज इस जगह पे बहुत ज़्यादा स्पाइक्स आना शुरू हो गई, तो ये क्या करेगा, इसको ऑफ कर देगा, ड्राइव कट कर देगा। ऐसे ही अगर IGBT का टेम्परेचर ओवर टेम्परेचर हो गया है, यहाँ से जो टेम्परेचर सेंस हो रहा है इस पॉइंट से, अगर ये ओवर टेम्परेचर सेंस हो रहा है तो क्या करेगा, शो कर देगा जी ओवर टेम्परेचर है। कुछ जो सस्ते इंडक्शन कुकर है वहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगा होता है, कुछ के ऊपर LCD लगी होती है, तो वहाँ पर F12, E12, E25 इस तरह के कोड लिखे हुए आएंगे और हर कंपनी का कोड डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक बताता है F12 तो दैट मीन्स कॉइल अंडर करंट, कॉइल के अंदर करंट पूरी नहीं चल रही, ये कई वजह से हो सकती है। F21 सप्लाई पावर फ्रिक्वेंसी टाइप 2, रिप्लेस पावर कंट्रोल बोर्ड। F25 स्टक फैन, वहाँ पे बताता जाएगा। F56 रॉन्ग और इनवैलिड UI कॉन्फ़िगरेशन, रिकॉन्फ़िगर द कुकटॉप फॉलोइंग द डायरेक्शंस, कि अगर आपने कोई गलत किस्म का ऊपर रॉन्ग मटेरियल रख दिया है तो उससे क्या होगा कि वो मटेरियल आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि जी स्टेनलेस स्टील की बजाय कोई और मटेरियल रख दिया है। मुख्तलिफ कंपनियों के कोड मुख्तलिफ होंगे। अगर वहाँ पे E0 लिखा हुआ आ रहा है तो IGBT ओवर हीटिंग, और किसी दूसरे टाइप में हो सकता है वो E12 पे आ रहा हो। E2 appears in timer display, supplied voltage to cook type is too low। E3 वोल्टेज हाई है। आपने सबसे पहले क्या करना है, इन चीज़ों को देखने के लिए, उसके एरर कोड को देखने के लिए, अभी देखें यहाँ पे E1 है तो अंडर वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे E1 क्या था, नो कुकवेयर फाउंड है। आपने उसका यूज़र मैनुअल देखना है कि जो कोड आ रहा है आप फ़ौरन उसका यूज़र मैनुअल देखें, नहीं है तो नेट पे जाके उस कंपनी का नाम लिखें, उस कुकटॉप का नाम लिखें और वहाँ से जाके उसका ये फॉल्ट कोड चार्ट निकाल लें। एरर कोड लिस्ट निकलेगी तो आप फ़ौरन से उसके प्रॉब्लम पे चले जाएंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। वर्लपूल का है इस पे F0, एन इंटरनल एरर वाज डिटेक्टेड, डिस्कनेक्ट पावर, वेट फॉर 5 सेकेंड बिफोर रिकनेक्टिंग पावर। ये मुख्तलिफ़ किस्म के आपको सोल्यूशन बताएगा। ये S2 F3 के हैं, तो इसमें अगर E1 है तो इसमें अंडर वोल्टेज है, E2 145 से ज़्यादा है, ये 110 ऑपरेशन वाला है। तो इस तरह करके यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी है कि आप एरर कोड ढूंढ सकते हैं, एरर कोड से फॉल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा था कि एक होते हैं ऑपरेटर कोड और एक होते हैं मेंटेनेंस कोड। अभी ऑपरेटर कोड कौन से हैं कि ऑपरेटर कोड वोल्टेज गलत है, उसके लिए इनपुट सप्लाई चेक कर लें। उसका पहला हल तो क्या होगा, उसके लिए कौन सा सर्किट है, ये सर्किट आ रहा है उसके रास्ते में। अभी दूसरा क्या है, कुक टाइप गलत आ रहा है, तो अगर कुक टाइप सही नहीं है तो उसके लिए आपको कौन सा सर्किट देखना है कि इसके ऊपर जो इसके कुक टाइप का मटेरियल है वो सही होना चाहिए। अगर वो चीज़ें सही हैं तो कुक टाइप का कहाँ से पता चलता है, ये दो हमारी लाइनें हैं जो कि कुक टाइप को सेंस करवाती हैं। अगर आपने मटेरियल भी सही रखा है फिर भी कुक टॉप सही नहीं डिटेक्ट हो रहा, उसके लिए हमारा ये रास्ता है। अगर अंडर ओवर वोल्टेज की कहानी आती है तो उसके लिए हमारा ये पोर्शन है, इसमें चेक करें कि इसके अंदर कोई फॉल्ट होगा। अगर इस एरिए में तो हमारा वो अंडर ओवर वोल्टेज वाला फॉल्ट आएगा। अगर अंडर वोल्टेज शो कर रहा है या ओवर वोल्टेज शो कर रहा है तो इसका मतलब है हमारे इस पाथ में कोई ना कोई इशू है। अगर IGBT के टेम्परेचर का इशू आ रहा है तो वहाँ पे आप IGBT का टेम्परेचर सेंसर चेक करें। अगर कुकटॉप टेम्परेचर आ रहा है तो जो कंट्रोल पैनल के साथ जो IGBT की कॉइल वाला सेंसर लगता है वो यहाँ पर अटैच होता है इस पैनल के साथ, और उस पैनल की रीडिंग जो है वो AN0 और PS0 पे आ रही होती है, उसको चेक कर लें। अगर सिरे से ऑन ही नहीं हो रहा तो इस वक्त आप ये सप्लाई चेक करेंगे कि ये 18 वोल्ट और 5 वोल्ट आने चाहिए। अगर पल्स नहीं बन रही तो उसके लिए आपका ये सर्किट है, इसको चेक करेंगे।
अगर IGBT हमारा बार बार डैमेज हो रहा है तो उसके लिए ये पल्स ड्राइव नेटवर्क हमारा ये ठीक होना चाहिए। अगर बार बार IGBT हमारा ब्लास्ट हो रहा है तो उस वक्त मुमकिन है वो जो कट ऑफ ट्रांजिस्टर है आपका Q3 वो काम नहीं कर रहा, ड्राइव नहीं बन रही तो Q2 और Q1 नहीं काम कर रहा। इस तरह करके ये सारी चीज़ें एक लॉजिकली चलती हैं। जो भी फॉल्ट वो शो कर रहा है उस फॉल्ट के मुताबिक आप उसको देखें कि जी कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अगर वो बार बार IGBT को उड़ा रहा है तो हो सकता है कि ये रेजोनेट सर्किट हमारा सही काम नहीं कर रहा, ये कैपेसिटर अगर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो उस वक्त हमारी जो पल्स है वो प्रॉपर नहीं बनेगी। ऐसे ही हमारा ये जो ओवर करंट वाला है, अगर करंट प्रॉपर नहीं चल रही, ओवर करंट का एरर आ रहा है कि जी IGBT ओवर करंट है, तो आप इस जंपर को देख लें, इसके कनेक्शन बाज़ का हीट अप होकर ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसी तरह ये रेजिस्टेंस की एडजस्टमेंट है, आउट ऑफ एडजस्ट हो सकती है, इसको चेक कर सकते हैं हम लोग। तो ये मुख्तलिफ एरर हैं और सबसे पहले एरर कोड को देखने के लिए आपको उसके मैन्युफैक्चरर ने जो कोड लिखा है आपको उसका पता होना चाहिए कि उस कोड में उसने, अगर एक कंपनी E1 कह रही है, E1 ओवर वोल्टेज को कह रही है, तो दूसरी हो सकता है वो इनवैलिड कुक टॉप को कह रही होगी, और तीसरी में E1 हो सकता है कि IGBT ओवर टेम्परेचर होगा, और चौथे में वो कुक टॉप का टेम्परेचर ओवर गलत कह रहा होगा, चौथे में IGBT करंट। आपको उसकी जो प्रॉपर प्रोडक्ट कैटलॉग है उसमें एरर कोड लिस्ट होगी, आपने उस लिस्ट को फॉलो करना है, उससे आप मेंटेनेंस कोड बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मे भी किसी को इससे फ़ायदा हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।